हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, आज से मैं इंटरमीडिएट का क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, त्वरित गति से रिवीजन। ठीक, और इस रिवीजन में हम लोग सारी थ्योरी, सारे डेरिवेशन शॉर्टकट में देखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले होंगे उन्हें देखेंगे और कुछ एनसीईआरटी के और कुछ बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक डायपोल का कुछ पार्ट है, ठीक, उनसे रिलेटेड फार्मूले हैं। और दूसरा जो है वो है गॉस थ्योरम का। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला हमने हेडिंग डाला है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। तो अब आप पढ़ चुके हैं एक बार चैप्टर। वैद्युत आवेश क्या होता है ये आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो होता है उतना ही चार्ज के लिए उत्तरदायी है। जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होता है या जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनावेशित हो जाते हैं, ठीक है, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है वो ऋणावेशित हो जाते हैं। यानी चार्ज यानी आवेश दो तरह के होंगे, एक तो धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा। इसमें कुछ लिखना मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, आप सुनिए और खुद समझिए, नोट करिए, ठीक है। अब ये जो आवेश बने होते हैं स्टूडेंट, ये मूल रूप से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होते हैं। किसी पर जो भी चार्ज होता है वो मूल आवेश इन्हीं दो का होता है। एक तो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ई माइनस, और ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा होता है ई पॉजिटिव, इसको बीटा पॉजिटिव भी कहते हैं, बीटा पॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक। और ये होता है, इसकी वैल्यू होती है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये दोनों मूल आवेश कहे जाते हैं। यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्जेज। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, इनके जो चार्ज होंगे, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, पॉजिट्रॉन के, इन्हीं को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का चार्ज पॉजिटिव होता है और वो इन दोनों का चार्ज है वो सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं या इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती हैं उन पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लीव कर देती हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो स्टेबल होते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उनके नंबर को यहाँ हम लोग चेंज करके नहीं दिखाते हैं, ठीक, ना ही वो होता है। तो जब प्रोटॉन यानी पॉजिटिव वाला सेम है और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो एटम पर जब कोई चार्ज नहीं होता है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों का नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेम रहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई उस पर विद्युत आवेश नहीं होता। लेकिन जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, प्रोटॉन का एक चार्ज उसमें एक्सेस हो गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं गया, वहाँ उसको किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया, गेन कर लिया, तो उसका एक चार्ज नेगेटिव हो जाता है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लीव कर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जब
ये हैं फंडामेंटल चार्ज, इन्हीं से सारे आवेश बने हुए हैं। तो जब इन्हीं से सारे चार्ज फार्म्ड हैं तो इन्हीं के फार्म में वो रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी ऐसा नहीं है जिनकी संख्या कम ज़्यादा हो, ये एक तरह से कंजर्व है। यानी टोटल चार्ज जो होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व होता है। यानी किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। यानी अगर एक निकाय कोई स्थिर है तो उस निकाय के आवेश को ना तो घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, आगे हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। किसी भी सिस्टम का कुल आवेश उस सिस्टम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों या जितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी है उतना गुना होता है। यानी इसके लिए हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं Q = NE। ठीक, कहीं कहीं इसको स्मॉल q लिखते हैं, कहीं कहीं कैपिटल Q लिखते हैं। N क्या है, उसमें जितना वो या तो एक्सेस है या लीव है, छोड़ा हुआ है, कम हुआ है, या तो उतना ज़्यादा है या उतनी उसमें कमी है, शार्ट है। ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिक है, दोनों की स्थिति में आवेश का क्वांटीकरण होता है। और वो क्वांटीकरण इस फार्मूले से निकलता है Q = NE। ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग कूलम्स लॉ देखेंगे, कूलाम का नियम देखेंगे। ठीक है। कूलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between charges, that is F proportional to Q1 Q2 upon R²। ठीक है। जहाँ प्रोपोर्शनल होता है वहाँ कोई कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ का हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं 1/4πε0। ठीक है। Q1 Q2 upon R²। ये होता है इन एयर और वैक्यूम। ठीक है। या तो एयर में है या तो वैक्यूम में, हवा में या निर्वात में, वायु में या निर्वात में, ये फार्मूला लगेगा। ठीक। और इसको हम लोग फोर्स को F के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अच्छा, और किसी मीडियम में अगर होता है तब उसको मीडियम लगा देते हैं। F = 1/4πε0K होता है और Q1 Q2 upon R² होता है। ये इन ए मीडियम। ठीक। अगर ये चार्ज किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में रखे हैं, किसी भी माध्यम में है, तब ये फार्मूला होता है। आप देखो स्टूडेंट, इसमें दो हमारे पास आ रहे हैं, एक तो ε0 आ रहा है और ये पूरा कांस्टेंट आ रहा, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। 1/4πε0, इसको कहीं कहीं कांस्टेंट लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक। और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक। और K जो हमारा है, K है एक कांस्टेंट होता है,
ठीक है, इसकी वैल्यू मोर देन 1 होती है। कितनी होती है? मोर देन 1, 1 से अधिक होती है, मोर देन 1। ठीक, यानी के जो हमारा 1 से ज़्यादा होगा। ठीक, अगर इन दोनों को हम डिफाइन कर दें तो इससे के की डेफिनीशन आती है, यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच निर्वात में बल और किसी माध्यम में बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। कुछ लोग इसमें मीडियम के लिए इसको लिखते हैं एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ से के को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए के और एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होती है। ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता, ये दोनों का रिलेशन है। अगर हम इन दोनों से के का रिलेशन बनाएं तो के का एक और रिलेशन यहाँ से बनता है, वो के इज इक्वल टू एफ अपान एफ एम बनता है। एफ क्या है? निर्वात या वैक्यूम में है। कुछ लोग इसको एफ ए भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। अब देखो कूलाम के नियम को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स एक सदिश राशि है, वेक्टर है। फोर्स यानी बल, तो बल अगर वेक्टर है, सदिश है, तो उसमें देखो स्टूडेंट क्या होता है कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये उनके लिए रिपल का फार्मूला है। यहाँ देखिए डायग्राम बनाया हमने। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कंडीशंस इसमें बनती है कि अगर हम इसको इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसको या इसको किसी को भी, तो इसमें हमारा क्या है, ये सभी तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट होता है, आर ही एक हमें वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग कूलम्स लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब के हम सब में लेके चलेंगे इसको, और एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 लिख देंगे। तो एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है, और इसी आर को हम लोग आर कैप वेक्टर के साथ लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा पहले दूसरे पर फोर्स लगाएगा इसको हम 21 दिखाएंगे, यानी ये है पहले का फोर्स दूसरे पर, ये 21 हुआ। इसके लिए आर की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक, तो यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें F21, तो ये पहले का दूसरे पर फोर्स है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर, R21 कैप। ये यूनिट वेक्टर है, 21 के फॉर्म में आएगा। अगर हम दूसरे वाले का इस पर बल निकालें तो इस पर बल निकल के आएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर। ठीक, अब इन दोनों में क्या है कि जो R है, R तो यहाँ से यहाँ तक है, मैग्नीट्यूड तो R का सेम है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर हैं इनके, उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो ये जो यूनिट वेक्टर हैं इनकी डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं। ठीक है, और ये डायरेक्शंस आप इनको वेक्टर फॉर्म में दर्शाएंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएंगी। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर ही आप यहाँ दर्शाएंगे। इससे यूनिट वेक्टर दर्शाने से ये होता कि बहुत छोटा मैग्नीट्यूड है, केवल यूनिटी है मैग्नीट्यूड की। आप देखो स्टूडेंट, इनमें क्या है, देखो
कि R12 का स्क्वायर या R21 का स्क्वायर, ये तो दोनों चार्जों के बीच की दूरी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे R निगेटिव हो या पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब इतने भाग तो पूरा इक्वल हो गया हमारा। ठीक, चूँकि R21 और R12 की डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं। और जहाँ इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होते हैं वहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है, यानी चार्जों के एक्शन रिएक्शन में ये फोर्स अप्लाई रहते हैं। तो हम इसको लिखते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। अब कभी कभी इनके दोनों का रेशियो पूछ लेता है, अगर कोई दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो आपसे पूछ दे तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इनका पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो 1 है दोनों की, और रेशियो अगर लिखना चाहें F12 रेशियो F21 तो ये 1:1 ही आएगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को वेरीफाई करते हैं। वही कंडीशन यहाँ देखो, ये कंडीशन जो इस वाले डायग्राम के लिए कंडीशन क्या है कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव होंगे तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा। इनमें क्या होगा, इनमें जिनमें अट्रैक्ट कर रहा उसमें एक क्या है हमारा कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, तभी अट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी इसके कंडीशन के लिए Q1 Q2 जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ये दो कंडीशन में आप इनको ध्यान रखेंगे जो है, यानी चार्जों का जो है सदिश रूप न्यूटन्स थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है और इनके परिमाण सेम होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल की अगर तुलना करें तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट, कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम और अदर के लिए K तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यानी ये सब मीडियम के लिए होगा। और इसको हम लोग पढ़ते हैं Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, अब ग्रेविटेशनल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं G m1 m2 अपॉन R²। ठीक, अब इनमें देखो स्टूडेंट क्या डिफरेंटीज है और क्या इक्वलिटी है। तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम हैं, क्योंकि इसमें भी F प्रोपोर्शनल टू 1/R² है और इसमें भी F प्रोपोर्शनल टू 1/R² है, यानी ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम है दोनों का, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों फॉलो करते हैं। ठीक, लेकिन इनमें बहुत सारी डिफरेंटीज भी हैं। डिफरेंटीज ये है कि ये जो है अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ठीक, लेकिन इधर क्या हुआ, ये केवल आकर्षण है, ये केवल आकर्षण है, यानी अट्रैक्शन है, इसमें रिपल्सन नहीं होगा। ठीक, और क्या डिफरेंटीज इनमें आएंगी, दूसरी डिफरेंटीज ध्यान से देखिए कि ये चार्ज पर बेस्ड है और ये मास पर बेस्ड है। ठीक, ये चार्ज आधारित हैं, आवेश आधारित,
ये आवेश आधारित हैं और ये द्रव्यमान आधारित हैं। ठीक। तीसरा इसमें देखो क्या आएगा स्टूडेंट, तीसरा आएगा कि ये देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसमें जो के है ये के कांस्टेंट, ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग के की वैल्यू होती है। आपने पढ़ा होगा कि एयर के लिए अभी हमने बताया था पीछे कि एयर या वैक्यूम के लिए के नहीं होता है, क्योंकि इसको 1 ले लेते हैं, तो एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है। और जी जो होता है, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो यानी इनकी ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा और ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। ठीक, ये माध्यम पर आधारित है, माध्यम पर निर्भर है ये, और ये माध्यम पर निर्भर नहीं है। माध्यम पर निर्भर नहीं है। ठीक, ये माध्यम पर आधारित नहीं है। जब ये माध्यम पर आधारित नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चाहे हमारे दो द्रव्यमानों के बीच में कोई भी माध्यम हो, गुरुत्वीय बल सेम होगा, लेकिन आवेशों के बीच में माध्यम अलग होगा तो वैद्युत बल सेम होगा। यानी ये आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों होगा, और ये केवल आकर्षण होंगे। ये आवेश पर आधारित होगा, ये द्रव्यमान पर आधारित है। ये आवेश पर आधारित नहीं है और ये द्रव्यमान पर आधारित नहीं है। अच्छा, आप देखो अगर दो इलेक्ट्रॉनों के लिए हम इनको कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉनों के लिए Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो अब इसको हम E बना देते हैं यहाँ पर। ठीक, और Fg बना देते हैं ग्रेविटेशनल के लिए, तो Fg इन दोनों का रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक, रेशियो करने पर आता है नियर अबाउट 10⁻43। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में बहुत अधिक है, और दो प्रोटॉनों के बीच में Fe/Fg ये नियर अबाउट आता है 10⁻36। देखो स्टूडेंट, कूलम का नियम ऐसा है कि जो बड़ी से बड़ी दूरियों और परमाणुवीय या नाभिकीय दूरियों के लिए भी सही है। यानी छोटी दूरियों में अगर आवेश इतनी दूरी पर है, लगभग 10⁻⁻ मीटर 11 मीटर, या नाभिकीय दूरी 10⁻⁻15 मीटर, इनमें भी कूलम का नियम वैध है। कूलम के नियम से परमाणु की आंतरिक संरचना समझने में सहायता मिलती है, और उसमें यह स्पष्ट होता है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उनमें अभिकेंद्र बल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यानी परमाणु को इससे समझने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस यानी बलों का अध्यारोपण। तो जब देखो स्टूडेंट, किसी एक ही आवेश पर 2 या 3 आवेश बल आरोपित करते हैं तो इनके अपने बलों का परिमाण अलग अलग होता है, लेकिन जो परिणामी बल होता है वो इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी यदि किसी आवेश पर 2 या 2 से अधिक बल आरोपित हैं तो उनका परिणामी बल उनके सदिश योग के बराबर होता है। यानी वेक्टर F = F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और प्लस F3 वेक्टर, और अगर ज़्यादा होंगे तो ऐसे आगे बढ़ जाएंगे।
If two or more forces applied on a charge, then net force acting on the charge is vector addition of the all forces, that is vector F is equal to F1 plus F2 plus F3. That's okay. अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल। और इसमें हमने पहला लिया है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब रेखीय आवेश वितरण है, ये रेखीय आवेश वितरण बना हुआ है। अब इस वितरण पर हमने एक अल्पांश अवयव लिया है dl, ठीक, और उस dl पर हमारा जो है आवेश है dq सपोज कर लीजिए, ठीक। तो हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। और ये होता है अगर चार्ज एक समान रूप से वितरित है, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन रेशियो ऑफ चार्ज एंड लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा से, और ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, यानी चार्ज और लंबाई का जो अनुपात होता है उसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट पर बच्चों एक लेंथ dl ले रखी है, तो अगर हम वहाँ से देखें तो हमारे पास जो लेम्डा का फार्मूला आ रहा है dq अपॉन dl आ रहा है, ठीक। यानी हम इससे चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं, इससे हम लोग dq को दिखा सकते हैं, dq हमारा हो जाएगा लेम्डा dl हो जाएगा। लेम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका यूनिट यहाँ से क्या है? कूलाम पर मीटर है, और डायमेंशन ऊपर के लिए कूलाम के लिए 80 लिखते हैं, लेंथ वाला ऊपर माइनस हो जाएगा, खुद अपने से लगाइए। dq का एक फार्मूला हम लोग लेम्डा dl ले सकते हैं। अब सपोज कर लो स्टूडेंट कि ये हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन से हमारे dl यानी dq की जो डिस्टेंस है वो r1 है, ठीक। और यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, इसकी डिस्टेंस r2 है। अगर हम इन दोनों के वेक्टर फॉर्म में ले लें और यहाँ से यहाँ तक हम इस डायरेक्शन पर इस पर फोर्स ले आएँ, इसका फोर्स इस पर ले आएँ, तो इस पर ले आएंगे तो हमारा ये वेक्टर इस डायरेक्शन का बनेगा, अब वो r21 कहलाएगा, और ये r2 माइनस r1 लिखा जाएगा। अब इन दोनों के बीच अगर हम फोर्स का फार्मूला लगाएं तो dF हम ले सकते हैं, dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक। और यहाँ का चार्ज है dq और यहाँ का है q0, यानी q0 हो गया dq हो गया, अपान इनके बीच की डिस्टेंस r21 स्क्वायर हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो r21 कैप इस पर लग जाएगा, अगर हम लोग ऐसे वेक्टर लगा दें इसको, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, dq की अगर हम वैल्यू यहाँ रख दें स्टूडेंट, तो df को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, df इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक। और q0 हमारा है ही है, और dq की वैल्यू ऊपर से ये हम लिख दें, अगर लेम्डा dl लिख दें अपान r21 स्क्वायर लिख दें, r21 का कैप लिख दें, ठीक है। अब अगर हम लोग इस पर टोटल वायर के लिए बल लेना चाहते हैं, टोटल के लिए टोटल फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल फोर्स, ठीक। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टोटल फोर्स ले रहे हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब ये हो जाएगा हमारा वेक्टर F इज इक्वल टू
अब ये क्यू नॉट है हमारा, क्यू नॉट को बाहर कर सकते हैं। लेमडा भी कुछ लोग बाहर कर देते हैं, कुछ लोग अंदर भी कर देते हैं। तो हम ऐसे ही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, क्यू नॉट बाहर हो जाएगा और लेमडा को बाहर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लिमिट क्या होगी, अगर यहाँ से हम यहाँ तक इसकी लेंथ एल ले लें तो 0 होगा, तो ये यहाँ एल होगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट आप 0 से एल तक ले सकते हैं। ठीक, अब हमारा यहाँ बचा लेमडा dl अपान R21 स्क्वायर R21 कैप। ठीक, आप इसको इंटीग्रेट करके फार्मूला निकाल सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा हम लोग देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पृष्ठ आवेश वितरण। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये एक पृष्ठ बना हुआ है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और यह पृष्ठ यस है हमारा। ठीक है, अब इस पृष्ठ के छोटा भाग हम लोग ले लेते हैं, स्मॉल पार्ट। ठीक, स्मॉल पार्ट अगर हम ले लेते हैं तो वो हो गया ds। अब इस ds में अगर चार्ज dq है तो हम लोग इसमें एक पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। आवेश और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं या पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा लिखते हैं और इसको लिखते हैं चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, यानी आवेश यानी सिग्मा का फार्मूला हम लोग लिखते हैं आवेश अपॉन पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, अब इन दोनों का जो हम लोग लिखते हैं आवेश अपान पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर इस छोटे भाग ds और dq वाले को ले, यहाँ हमने एक छोटा भाग लिया है जिस पर चार्ज dq है, उसका सरफेस एरिया ds है। अगर हम इसको अप्लाई कर दें तो हमें एक फार्मूला सिग्मा का मिलेगा, वो हो जाएगा dq अपान ds। यानी यहाँ से हम फार्मूला बना सकते हैं कि dq इज इक्वल टू सिग्मा ds ले सकते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा एलिमेंट है लग हुआ अवयव है, छोटा भाग है चार्ज का, इसके और इसके बीच का अगर फोर्स निकाले तो पहले हम लोग df इसको निकालते हैं। df इज इक्वल टू फार्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और पहला चार्ज यहाँ का है, इधर का dq है तो dq। ठीक, और दूसरा q नॉट है, पहले q नॉट लिख देता हूँ, फिर dq अपान r स्क्वायर, तो R21 का स्क्वायर, और 21 का अगर यूनिट वेक्टर लेंगे तो R21 कैप लेंगे। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में फोर्स को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब अगर टोटल सरफेस एरिया के कारण टोटल फोर्स अगर हम लोग निकालें तो पहले हम यहाँ पे dq की वैल्यू रख दें, तो टोटल फोर्स अगर निकालें तो ऐसे आएगा F इज इक्वल टू, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट, और dq की वैल्यू यहाँ से ये ले लो है और इंटीग्रेशन लगा दो, q नॉट के बाहर इंटीग्रेशन हो गया और इंटीग्रेशन 0 से s तक टोटल एरिया तक होगा। ठीक, और ये फार्मूला हो जाएगा सिग्मा ds अपान R21 स्क्वायर R21 क्यूब हो जाएगा। ये हम लोग फोर्स का फार्मूला
पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग तीसरा देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आयतन आवेश वितरण। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एक कोई आयतन है V, ठीक है, इसके अंदर हमने छोटा सा पार्ट इसका dV लिया हुआ जिसमें चार्ज dQ है, और इसमें पूरे में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान वितरित है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ जो चार्ज dQ है और जितने भाग में ये बना हुआ है उन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है वो आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। ठीक, यानी द रेशियो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी आवेश और आयतन के अनुपात को आवेश और आयतन के अनुपात को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, और इसको रो से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब रो की वैल्यू क्या हुई, चार्ज अपान वॉल्यूम हुई, चार्ज अपान वॉल्यूम हुई। ठीक, इस छोटे भाग के लिए चार्ज को dQ ले लें, वॉल्यूम dV लिख दें, तो हम इसको ऊपर का dQ लिख सकते हैं और नीचे का dV लिख सकते हैं, पीछे की तरह ही है। तो दोनों का हम यहाँ से एक फार्मूला बना दें अगर, तो dQ का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो dV। रो जो है P की तरह लिखा जाता है, और ये ग्रीक लेटर है, इसको रो पढ़ते हैं, जो P की तरह टेढ़ा थोड़ा लिखते हैं, ये रो है। ठीक है, अब इस रो के लिए रो क्या हुआ हमारा, आवेश का आयतन घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हुई। अब इस जो छोटा चार्ज हमने लिया है एलिमेंट dQ, इस dQ के कारण इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन इधर से इधर की होगी, तो इसको हम ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, dF इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q0, ये फोर्स है, और स्मॉलर एलिमेंट dQ है, तो dQ अपान R21 स्क्वायर, और इधर वेक्टर लगाए हैं तो इधर R21 का कैप लगा देंगे। ठीक, dQ की वैल्यू यहाँ से रख दें, या इसको हम लिख सकते हैं dF वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q0, dQ की वैल्यू रो dV है, तो रो dV अपान R21 स्क्वायर R21 कैप। ठीक, अब इसको हम इंटीग्रेट करके इस पूरे वॉल्यूम का इस पर फोर्स निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेट कर लीजिए, टोटल फोर्स का फार्मूला लिख लीजिए, टोटल फोर्स यानी कुल बल इसको लिखते हैं, तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q0 तो ही है, इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेकर V तक हो गया। ठीक, और ये फार्मूला आ गया रो dV अपान R21 स्क्वायर R21 कैप। ठीक, इसका इंटीग्रेट करके आप पूरा फोर्स निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से इसका फोर्स निकलता है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।